molecular systematics. In this module, we will discuss application of molecular systematics. Molecular systematics को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स का जो इस्तेमाल है वो टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है. फॉर एग्जांपल, जब हम ऑर्गेनिजम्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं तो सम टाइम बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो देखने में एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से है, लेकिन इनका जो जेनेटिक डाटा है वो डिफरेंट है. इसी तरीके से बहुत सारी स्पीशीज देखने में डिफरेंट लग रही होती है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स देखने में डिफरेंट लग रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही स्पीशीज के मेंबर होते हैं. उनके अंदर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, क्योंकि वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर रह रहे होते हैं, इस वजह से उनके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं. इस किस्म के जो टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में जो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसी तरीके से रिसर्चर्स तमाम जो ग्रुप हैं उनका जो लाइफ ट्री है वो बनाना चाहते हैं. अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर लाइफ ट्री बनाने के अंदर बहुत सारे मसाइल्स आते हैं. तो जो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स है इसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसको आइसोलेट करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साथ. इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम स्कॉर्पियन का लाइफ ट्री बना सकते हैं, हम स्पाइडर्स का लाइफ ट्री बना सकते हैं, हम लिजर्ड्स का लाइफ ट्री बना सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स ने लाइफ ट्री बनाने का जो मसला है उसको बहुत हद तक सॉल्व कर दिया है, बहुत उसको क्विक कर दिया है. इसी तरीके से बहुत सारे स्पेसिमेन जब हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो इमेच्योर स्टेज के अंदर होते हैं. तो इमेच्योर स्पेसिमेन को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि इमेच्योर स्पेसिमेन के लिए जो कीज और कैटलॉग्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या लिमिटेड कीज या कैटलॉग उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अवेलेबल है. तमाम ग्रुप के लिए, तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए ये कीज अवेलेबल नहीं है. लेकिन जो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी है इसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि इमेच्योर स्पेसिमेन को भी उसके डीएनए के जरिए आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका डीएनए उसको सीक्वेंस करें और उसको अवेलेबल जो डाटा बैंक है उसके साथ कंपेयर करें और मालूम करें कि ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है. इसी तरीके से जो क्रिप्टिक स्पीशीज हैं, क्रिप्टिक स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन के अंदर मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. इसी तरीके से बहुत सारे जो डिजीज वेक्टर्स हैं जो कि बहुत सारे जो डिजीजेस के स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, जिस तरह मॉस्किटोज की जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उसको आइडेंटिफाई करने के अंदर मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स अपना रोल प्ले कर रहा है. इसी तरीके से फूड ऑथेंटिसिटी टेस्टिंग, आमतौर पर जब एक फूड को प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो फूड है ये किस स्पेसिमेन से बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल हम फिश की बात करते हैं, एक फिश जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी बजाय एक शॉप वाला ऐसी फिश जिसका जो मीट है वो बहुत ज्यादा चीप है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उससे रिप्लेस कर देता है, लेकिन उसके अंदर वो ऐसे फ्लेवर्स ऐड कर देता है कि जो देखने से ये अंदाजा ना हो कि ये किस स्पेसिमेन का मीट है. तो इस किस्म के जो फ्रॉड्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर
जो सिस्टमैटिक्स है उससे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हंटिंग शूटिंग के ऊपर बैन है और उसकी जो ट्रेड है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। बाज दफा जब एक एनिमल का मीट एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर भेजा जाता है तो आसानी से उस मीट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है। लेकिन अगर उसको प्रोसेस कर दिया जाए तो प्रोसेस करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। उस सूरत के अंदर जो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स है ये हेल्पफुल होती है। हम उसका जो डीएनए है उसको आइसोलेट करके उसको सीक्वेंस करके तो अवेलेबल जो हमारे पास बैंक होता है उसके साथ कंपेयर करके पता चला लेते हैं कि ये मीट किस एनिमल का है। क्या ये ऐसे स्पेसिमेन का है, ऐसे एनिमल का है जिसकी जो ट्रेड है वो अलाउड है, ये किसी ऐसे एनिमल का मीट तो नहीं है जिसके ऊपर बैन है या रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक स्पेसिमेन मौजूद है, हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आमतौर पर जब हम मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं और हर स्पीशीज के अंदर, हर ग्रुप के अंदर कुछ खास कैरेक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर जब हम आइडेंटिफाई किसी स्पेसिमेन को कर रहे हों, उसके अंदर वो कैरेक्टर जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर वो किसी वजह से डैमेज हो गया है तो उस स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना मॉर्फोलॉजिकल बेस के ऊपर मुश्किल होता है। तो इस सूरत के अंदर हम जो मोलेकुलर डाटा है उसकी हेल्प लेते हैं और उसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरीके से सब स्पीशीज और सिबलिंग स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी जो मॉलिक्यूलर डाटा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।